कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की क्लोई को देखते हैं जिसको बैंक की तरफ से एक नोटिस मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने घर का लोन नहीं भरा था। यानी कि जो पैसे इन्होंने घर बनाने के लिए बैंक से लिए थे वो वापस नहीं किए थे, इसलिए बैंक अब इनके घर को नीलाम करना चाहता था। क्लोई की मॉम पहले ही मर चुकी थी और उसके डैड की भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, मगर बैंक इसके डैड के केस को ये बताकर पैसे नहीं देते कि जानबूझकर उन्होंने खुद अपनी जान ली है, इसीलिए वो इनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रहे थे। क्लोई की हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उसके कॉलेज की फीस जमा करवाने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। वो बैंक में कॉल करके बात करने की कोशिश करती है मगर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब क्लोई अपने भाई को कॉल करती है और खुद से मिलने का कहती है। दूसरी तरफ हमें क्लोई का भाई और उसका दोस्त रॉस दिखाया जाता है जो पैसों की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए वो एक दुकान में चोरी करने का सोचते हैं। उनके पास एक प्लास्टिक की गन भी थी। अब जब रॉस गाड़ी से उतरकर चोरी करने दुकान के अंदर जा रहा था तो एक आदमी दुकान से निकलकर रॉस पर गन चला देता है जिससे वो वहीं पर गिर गया था। क्लोई का भाई जो गाड़ी में बैठा था वहाँ से डरकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। क्लोई का भाई घर आ गया था और अपनी बहन को सारी बात बताता है। कहता है मैं बहुत बड़ी मुश्किल से निकलकर बाहर आया हूँ। क्लोई अपने भाई के जख्मों को ठीक करती है और पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। वो बताता है तुम्हारे दोस्त रॉस की मौत हो गई है, हम दोनों एक दुकान में चोरी करने गए थे। क्लोई ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई थी। कहती है व्हाट, रॉस क्या मर गया है वो? उसका भाई कहता है मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। क्लोई का भाई उससे कहता है मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर लोगी। वो कहती है मुझे सोचने दो, गाड़ी कहाँ पर है जिस पर रॉस और तुम चोरी करने गए थे? उसका भाई कहता है मैंने उस गाड़ी को जला दिया है, मुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है रॉस का मोबाइल। उसके फोन में हमने चोरी की सारी प्लानिंग की थी। उधर दूसरी तरफ उस क्राइम सीन पर पुलिस भी आ गई थी, उन्होंने रॉस की लाश को मुर्दा खाने में भिजवा दिया था। इधर क्लोई अपने भाई से कहती है क्या तुमने चोरी की प्लानिंग फोन में की थी? तुम जानते हो तुम्हारी उम्र कितनी है? सिर्फ 25 साल। अगर पुलिस ने उस फोन के जरिए तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या होगा? वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। अब मुझे कुछ सोचने दो। क्लोई उस फोन को ढूंढने का प्लान बनाती है जो मुर्दा खाने में था क्योंकि पुलिस ने क्राइम सीन से लिए हुए सबूतों को मुर्दा खाने में भिजवा दिया था। क्लोई जो कि एक मेडिकल की स्टूडेंट थी इसीलिए वो पहले ही इन सब चीजों के बारे में जानती थी। वो अपने भाई को बताती है पहले रॉस की लाश को मुर्दा खाने में एक बॉक्स में रख दिया जाएगा और फिर उससे मिलने वाले सबूतों को वो लोग एक जगह पर रख देंगे और सुबह होते ही मेडिकल चेकअप के बाद उसकी लाश और सबूतों को पुलिस को दे दिया जाएगा। हमारे पास सिर्फ यही रात है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये दोनों पहले उस मुर्दा खाने की बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं जा पाते। अब तभी क्लोई के भाई को एक लेडी याद आती है जिससे वो पहले नशा लिया करता था, जो एक क्लिनिक में काम करती थी। वो उससे एक ड्रग लेते हैं, एक ऐसा नशा जिसको लेते ही जिस्म ठंडा पड़ जाता है और दिल की धड़कन भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है, ऐसा लगता है कि इंसान मर गया हो। क्लोई अब अपने भाई से कहती है मैं इस नशे के इंजेक्शन को अपने जिस्म में लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद मेरा जिस्म ठंडा होने लगेगा और दिल की धड़कन कुछ वक्त के लिए बंद हो जाएगी। कुछ देर के बाद तुम पुलिस को कॉल करना, उन्हें कहना कि तुम्हें रोड पर एक लाश मिली है, जिसके बाद वो मुझे मुर्दा खाने में भिजवा देंगे मेरे मेडिकल चेकअप के लिए, कि पता कर सके मेरी मौत किस वजह से हुई और फिर मैं वहाँ से सारे सबूत लेकर आराम से घर वापस आ जाऊंगी। ये सब कुछ क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए कर रही थी। अब वो खुद को इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद उसकी आँख मुर्दा खाने में खुलती है। अब तक जो इन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। अब जब वो होश में आती है तो देखती है उसके जिस्म पर सिर्फ सफेद रंग की एक चादर थी और पाँव पर एक नाम का टैग लगा हुआ था। क्लोई अभी भी उस नशे के असर में थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो देखती है उस रात मुर्दा खाने में और भी लाशों को लाया गया था। वो दरवाजे से झांक कर जब देखती है तो एक आदमी था जो चलकर उसकी तरफ ही आ रहा था। ये यहाँ पर डॉक्टर था जो लाशों का मेडिकल चेकअप किया करता था, जिसका नाम कॉरोनर था और यहाँ पर वो बहुत से गलत काम भी किया करता था। कॉरोनर अब उसी कमरे में आ जाता है जिधर क्लोई थी। वो डरकर दोबारा से अपने बेड पर लेट जाती है और मुंह पर चादर को ले लिया था। क्लोई काफी ज्यादा डरी हुई थी, उसे ये डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। अब खैर कॉरोनर वहाँ से एक लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाता है। क्लोई उसके जाने के बाद कमरे से बाहर निकलती है और हर तरफ देखने लगी थी। एक कमरे में उसे एक लड़की की लाश नजर आती है जो बहुत ज्यादा अजीब हालत में थी। वो उसे देखकर डर गई थी। अब वो वहाँ से ही कपड़े लेती है और उन्हें पहन लेती है। तभी कॉरोनर जो के कमरे से बाहर आ जाता है। उसे बाहर से एक बेल सुनाई दी थी। वो कंट्रोल रूम से ही बाहर के दरवाजे को खोल देता है
वहाँ पर एक आदमी था जो कॉर्नर से मिलने आया था। वो आते ही कहता है कि तुम्हें इस मुर्दा खाने में डर नहीं लगता, तुम अकेले कैसे रह लेते हो, और कहता है मुझे एक लिवर जिगर चाहिए। क्लोई भी ये बातें सुन रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी यहाँ पर कॉर्नर से जिस्म के अंदरूनी हिस्से लेने आया है, और इतना बताकर वो कॉर्नर को चला गया था। उसके जाने के बाद कॉर्नर ने सारे दरवाजों को अच्छे से बंद कर लिया था। क्लोई भी वहाँ पर उसी कमरे में पहुँच गई थी जिधर उसके दोस्त रॉस की लाश को रखा गया था। वो उसकी लाश को देखते ही रोने लगती है। कॉर्नर ने उसके एक लीवर को निकाल लिया था, मगर वो अभी भी जिंदा था। ये देखकर क्लोई काफी हैरान थी। अब वो रॉस से कहती है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी, बस शोर मत करना कि हमारा यहाँ पर किसी को पता चले। दूसरे कमरे में कॉर्नर एक लाश के अंदरूनी जिस्म के हिस्से निकालने वाला था, जिनको निकाल कर वो बेच दिया करता था, जिसके बदले उसे बहुत से पैसे मिलते। अब वो उस लाश का ऑपरेशन करने से पहले अपनी अंगूठी, घड़ी और चाबियों को एक साइड पर रखता है। कॉर्नर के हाथ में जो कटर था जिससे वो लाश को चीर फाड़ करके उसके अंदरूनी हिस्से निकाल रहा था, उस कटर की आवाज बहुत तेज थी। क्लोई इस बात का फायदा उठाती है और चाबियां लेकर वहाँ से भाग गई थी। अब वो रॉस को साथ लेकर मेन गेट तक आ गई थी। उधर कॉर्नर जब अपने काम से फारिग होता है तो वो अपनी चाबियां ढूंढने लगा था जो उसे नहीं मिलती। तभी वो कैमरे में क्लोई और रॉस को देख लेता है। अभी अपने साथ जल्दी से एक बेहोशी की जहरीली गैस को लेकर उनके पास आ गया था। उधर रॉस भी हिम्मत हार चुका था और क्लोई से कहता है, देखो मैं अब और नहीं चल सकता, मैं जानता हूँ मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। तभी उधर कॉर्नर आ जाता है। उसने जहरीली गैस से दोनों को बेहोश कर दिया था। अब जब दोबारा से क्लोई को होश आता है तो वो बेड पर खुद को बंधा हुआ पाती है, और साथ ही रॉस भी था जो अभी भी बेहोश होता है। यहाँ पर कॉर्नर भी था। क्लोई उससे कहती है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। वो कहता है, लड़की तुमने क्या सोचा था, तुम यहाँ पर आओगी, अपने इस दोस्त को बचाकर ले जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग चोरियां करते हो, लोगों को तंग करना तुम्हारे लिए आम बात है। तुम अभी तो जिंदा मेरे किसी काम की नहीं, मगर हाँ मरने के बाद लाखों की हो जाओगी। मैं तुम्हारे जिस्म के सारे हिस्सों को बेच दूंगा, जिसके बदले मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे। फिर तुम्हारे जिस्म के सारे हिस्से उन लोगों के काम आएंगे जिनको जिंदा रहने का हक है। अब कॉर्नर क्लोई की आंखों के सामने रॉस के जिस्म पर चाकू से कट लगाता है, जिसके बाद वो उसके लीवर को निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर के बाद आखिर उसने अपना हाथ डालकर उसके लीवर को बाहर निकाल लिया था और एक शॉपर में रखकर साथ ही पड़े कूलर में रख देता है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर क्लोई का दिल घबरा गया था। कॉर्नर के जाने के बाद वो खुद को खोलने की कोशिश करती है। वहाँ पर पड़े हुए कटर से उसने अपने हाथों की बेल्ट को खोल लिया था। कटर की आवाज बहुत तेज थी जो कॉर्नर तक भी पहुँच जाती है। अब जब जल्दी से वो देखने आता है तो उधर क्लोई नहीं थी, वो वहीं पर छुप गई थी। वो एक चाकू को लेकर क्लोई को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उधर क्लोई को लिक्विड नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर मिला था, जिसको लेकर वो उस कमरे के पास जाती है जिधर सबूत रखे हुए थे। उसका लॉक तोड़कर वो अंदर आ गई थी। वो उस बॉक्स को भी ढूंढ लेती है जिसमें रॉस की सारी चीजें पड़ी थी, लेकिन तभी उधर कॉर्नर भी आ गया था, जिसको देखकर क्लोई वहीं पर छुप जाती है। कॉर्नर को उस बॉक्स से रॉस का फोन मिल जाता है। तभी उसके सामने क्लोई आ गई थी जो कॉर्नर के सामने गन करके कहती है कि ये फोन मुझे दे दो, जिस पर वो कहता है, ये गन असली नहीं है, इससे मुझे मत डराओ, हम कभी भी ऐसे असली गन को नहीं छोड़ते, या तो ये नकली है या फिर इसमें कोई गोली नहीं है। मगर तभी क्लोई उसकी आंख पर गोली का निशाना लगाती है जो प्लास्टिक की थी, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। उधर कॉर्नर भी उसके पीछे था। कॉर्नर अब रॉस की लाश के पास जाता है और उसके फोन को चेहरे के आगे करता है, जिससे रॉस के मोबाइल का लॉक खुल गया था। इधर क्लोई भी भागते भागते बेसमेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो बहुत से मरीजों को देखती है जो जिंदा थे, मगर उनके जिस्म के कुछ हिस्से गायब थे। कॉर्नर ने इनको इसलिए जिंदा रखा था कि वो इनके जिस्म में से कोई भी अंदरूनी हिस्सा निकाल कर बेच देता था। इधर क्लोई को माइक से आवाज आती है जो कॉर्नर की आवाज थी। वो कह रहा था, अब मुझे समझ आई, तुम यहाँ पर अपने भाई को बचाने आई थी, मैंने सारी वीडियो देख ली है, अब तुम्हारे भाई को भी कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर क्लोई कॉर्नर की ऑफिस में जाती है और वहाँ से अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि शायद मैं यहाँ से जिंदा न निकल पाऊँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर कॉर्नर आ गया था, जिसके साथ अब उसका डॉग भी था। उधर सब बातें सुनकर क्लोई का भाई पुलिस के पास पहुंच गया था। वो एक पुलिस वाले को अपने साथ ले आता है। इधर क्लोई के पीछे कॉर्नर का डॉग था, जिसको कॉर्नर ने उसके पीछे लगा दिया था। क्लोई उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करती है। वो वहीं पर पड़े हुए रॉस के लीवर को उठाकर एक कमरे में फेंक देती है। डॉग जब उसके पीछे जाता है तो क्लोई ने उस दरवाजे को बंद कर दिया था और कैमरा की मदद से वो स्क्रीन पर ये भी देखती है कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसे बचाने आया है। अब वो जल्दी से जाकर मेन गेट को खोलती है और
और ऑफिसर को कॉरोनर के बारे में बताती है। वो कहता है, मैं जानता था, मुझे पहले ही इस आदमी पर शक था कि ये आदमी यहाँ पर गलत काम करता है। इतना कहकर वो क्लोई और उसके भाई को मारने लगता है, क्योंकि ऑफिसर भी कॉरोनर के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर अब क्लोई वही नकली गन दिखाकर पुलिस ऑफिसर को डराती है। तभी माइक से कॉरोनर की आवाज आई थी, जो पुलिस ऑफिसर को बता रहा था कि ये गन नकली है, पर तुम इन दोनों को कुछ मत करना, मुझे ये बिल्कुल जिंदा चाहिए। तभी क्लोई और उसका भाई पीछे के दरवाजे से भाग गए थे। पुलिस ऑफिसर ने इनके पीछे कॉर्नर के डॉग को भी लगा दिया था। क्लोई और उसका भाई बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं और गेट को अंदर से बंद कर लिया था। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था, जो डॉग को उसके पास खड़ा देखकर समझ जाता है कि दोनों इसी बेसमेंट के अंदर हैं, इसलिए उसने बाहर से उसके दरवाजे को हथकड़ी लगा दी थी। इतने में वहाँ पर वही आदमी आ जाता है, जो पहले कॉर्नर को लीवर का बोल कर गया था। कॉर्नर कहता है, अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ, मुझे 1 घंटा लगेगा। तभी वो आदमी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी को देखता है। वो समझ चुका था कि इस काम में कॉर्नर का साथ पुलिस भी दे रही है, मगर अचानक से पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर ने उसको शूट कर दिया था, क्योंकि ऑफिसर नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि पुलिस भी कॉर्नर के साथ है। उधर क्लोई और उसका भाई बेसमेंट से होते हुए दोबारा से सबूतों वाले कमरे में आ जाते हैं, जिधर वो देखते हैं कॉर्नर और पुलिस ऑफिसर ये बातें कर रहे थे कि जिस आदमी को ऑफिसर ने मारा है उसका इल्जाम ये लोग क्लोई और उसके भाई पर डाल देंगे। अब यहाँ पर क्लोई और उसका भाई उस आदमी को उठाकर दोबारा बेसमेंट में ले गए थे, जो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हुआ था। जहाँ पर जाते हुए कैमरे से कॉर्नर ने इन्हें देख लिया था। ये दोनों बहन भाई उस आदमी को लेकर उस जगह पर आ जाते हैं, जिधर बहुत से और मरीजों को कॉर्नर ने रखा हुआ था। तभी उधर ऑफिसर भी आ गया था, जो वहाँ पर जहरीली गैस को छोड़ देता है। क्लोई अपने भाई और उस आदमी को मास्क पहना देती है और कहती है, तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं इन लोगों को चकमा देकर जल्दी वापस आऊंगी। यहाँ पर क्लोई का भाई उस आदमी से कहता है, जो अभी भी जिंदा था, कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, जिसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वो आदमी मान जाता है। अब जब वो उसको लेकर जा रहा था और आगे पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाला था, तभी पीछे से कॉर्नर आकर क्लोई के भाई को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। उधर गैस की वजह से क्लोई की हालत भी खराब थी। तभी उसे अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, जिसको रखकर वो जोर से उस पर हथौड़ा मारती है, जो सीधा पुलिस ऑफिसर के मुंह पर जाकर लगा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उस ऑफिसर की मौत से कॉर्नर भी घबरा गया था, इसीलिए अब वहाँ पर जितने भी मरीज थे सबको गोली मार देता है और क्लोई के भाई को खींचकर साथ ले गया था, क्योंकि उसे एक लीवर चाहिए था। वो अब क्लोई के भाई का लीवर निकालने वाला था। कॉर्नर यहाँ पर ये कह रहा था कि मेरे पास सबकी मौत का जवाब है, पर पुलिस ऑफिसर की नहीं। क्लोई भी अपने भाई की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसी कमरे में पहुँच जाती है। वो जाकर देखती है कॉर्नर वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ पर छुप गया था। क्लोई जब आकर अपने भाई को देखती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से आकर कॉर्नर ने उसे पकड़ लिया था। क्लोई अपनी जान बचाने के लिए पास ही पड़ी सिलेंडर से उस पर गैस छोड़ देती है, जिससे उसका पूरा चेहरा बर्फ में जम गया था। फिर वो उसी सिलेंडर को उसके मुंह पर देकर मारती है, जिससे उसका आधा चेहरा टूटकर बिखर गया था। अपने साथ इतना सब कुछ होता देखकर कॉर्नर पागल हो गया था और एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है, जिसको क्लोई और उसके भाई ने बचाया था, और कॉर्नर को एक ही चाकू मारकर उसका काम तमाम कर देता है। ये तीनों बच गए थे। यहाँ पर क्लोई का भाई उस आदमी से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लाओ वो पैसे दो जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। वो आदमी कहता है, जान तो मैंने तुम्हारी बचाई है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे एक लीवर देना होगा। अब इन दोनों बहन भाइयों को पैसों की भी जरूरत थी, इसी वजह से अब क्लोई इसको कॉर्नर का लीवर निकाल कर दे देती है। कॉर्नर के डॉग को उन्होंने बिल्डिंग में ही बंद कर दिया था, जिसके बाद तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उस आदमी ने इनके अकाउंट में पैसे भी भेज दिए थे। क्लोई उस आदमी से कहती है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? वो कहता है, हाँ वहीं पर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। फिर ये दोनों बहन भाई उसकी गाड़ी में बैठकर सही सलामत यहाँ से बाहर निकल गए थे। अब अंदर बिल्डिंग में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, कॉर्नर के डॉग के अलावा। उसका डॉग ही उसकी लाश को खा रहा था। क्लोई ने बहादुरी दिखाकर अपने भाई को बचा लिया था, पर दोस्त को ना बचा पाई। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।